Good morning. The लास्ट क्लास में एप्लीकेशन लेयर में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया था और इसी भाग में हम लोग यहाँ पे ठीक है एक प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है डीएनएस। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। तो हम देखो यहाँ पे किसी भी नेम को एड्रेस के साथ में मैप करना है। ठीक है, आपका कोई भी एड्रेस हो सकता है और उस एड्रेस को हम जनरली आपका डोमेन नेम कहते हैं। और इस डोमेन नेम को अगर ठीक है आप यहाँ किसी एड्रेस को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आपके एड्रेस को रिजॉल्व करने वाला प्रोटोकॉल होता है और इस प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है, डीएनएस होता है। अब देखो यहाँ पर इस डीएनएस के अंतर्गत अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगला जो शब्द आपका यहां पर होता है जिसे नेम स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहाँ पे डीएनएस में ही ध्यान रखना है कि नेम स्पेस कहलाता है। मैं आप यहाँ पे कोई भी नाम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो नाम कहाँ से सेलेक्ट करोगे? ठीक है, तो ये जो नेम गिवन होता है एक डेटाबेस में होता है और वहां से आपका एक नेम सेलेक्ट किया जाता है और ये जो भी नेम होता है उस नेम को हम यहाँ पर डोमेन नेम कहते हैं और ये यूनिकली आपके किसी भी वेबसाइट या किसी भी रिसोर्स को इंटरनेट पर पहचान देने के लिए काम में लिया जाता है। अब ये नाम कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से नेमिंग की जाती है, वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो लिखो यहाँ पे नेम स्पेस लिखो, हेडिंग डालिए नेम स्पेस, डीएनएस का ही पार्ट है ये। नेम स्पेस में लिखिए, इसमें लिखो एप्लीकेशन लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन लेयर में असाइन किए जाने वाले, एप्लीकेशन लेयर में असाइन आवंटित, असाइन किए जाने वाले नाम जिन्हें जिन्हें एक जिन्हें एक मशीन को आवंटित किया जाता है, आवंटित किया जाता है, आवंटित किया जाता है, उसे उसे नेम स्पेस से, नेम स्पेस से ध्यानपूर्वक, नेम स्पेस से ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, जिससे 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 नेम तथा जिससे नेम तथा एड्रेस पर, आईपी एड्रेस, नेम तथा आईपी एड्रेस पर, आईपी एड्रेस पर संपूर्ण नियंत्रण रहता है। नाम तथा आईपी एड्रेस पर
संपूर्ण नियंत्रण रहता है। कि देखो यहाँ पे आपका नेमिंग जो की जाती है और साथ में उससे आईपी एड्रेस के साथ में बाइंड किया जाता है, अगर ये सही तरह से सेलेक्ट नहीं किया गया तो आपकी एम्बिग्यूटी हो सकती है, डुप्लीकेशन आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो नेम स्पेस होते हैं वो बेसिकली आपके दो तरह से डिफाइन किए जाते हैं। तो आप कहते हैं कि दो तरह से नेम स्पेस आपके डिफाइन हो सकते हैं। एक नेम स्पेस होता है जिसका नाम क्या होता है, फ्लैट। ठीक है, आपका फ्लैट नेम स्पेस हो सकता है। और दूसरा जो नेम स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हराल्कल नेम स्पेस। ठीक है, या तो हम यहाँ पे फ्लैट की बात करते हैं या किसी भी नेम को हम किसी हरारकी की बात करते हैं। कि अब एग्जाम में देखो डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस आ सकती है या पूछा जा सकता है कि कैसे यहाँ आपका अरेंजमेंट होता है। लेकिन नाम से पता चल रहा है सबसे पहला जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट नेम स्पेस में। तो फ्लैट नेम स्पेस का मतलब क्या है, प्रत्येक एड्रेस को क्या दे दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। क्या हर एड्रेस को सीधा एक नेम आपका क्या है, गिवन है। लेकिन यहां पर ऐसा जब आप करेंगे तो आप लोगों के साथ में क्या होगा कि आपको नाम देने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की आवश्यकता यहां होगी। लेकिन यहां पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बहुत ज्यादा बड़ा सिस्टम है जैसे इंटरनेट, देखिए इंटरनेट जैसे बड़े सिस्टम में फिर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। भाई आप अगर देखो समझो, अगर 5 या 6 कंप्यूटर हो तो क्या उनको नाम दे सकते हो, दे सकते हो नाम से। लेकिन अगर 5 लाख कंप्यूटर हो तो उन्हें नेम के बेस पर आइडेंटिफाई करना क्या है, मुश्किल है। और हम कहते हैं कि अगर ऐसा भी करते हो तो आपकी डुप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, एम्बिग्यूटी हो सकती है। तो इसलिए आजकल हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं वो कौन सा कहलाता है, हायरार्की। हायरार्की जैसे आजकल जितने भी जो इंटरनेट पर एड्रेस होते हैं वो किसके बेस पर होते हैं, हायरार्की। ठीक है, जिसमें मल्टीपल भाग होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का फिर कोई भाग हो सकता है और फिर कोई भाग हो सकता है। और हर भाग को हम विभाजित कर लेते हैं किससे, डॉट से। जैसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना टीसीएस, कंपनी का नाम है tcs.co.in, ये हम क्या है, हायरार्की है। कि आपने क्या कर दिया है, हर अलग सेक्शन में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो पहले लिखो, देखो सबसे पहले फ्लैट नेम स्पेस। देखिए फ्लैट नेम स्पेस में, फ्लैट नेम स्पेस में, फ्लैट नेम स्पेस में आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस को एक नाम में, आईपी एड्रेस को एक नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है तथा, तथा नाम, नाम करेक्टर का, नाम करेक्टर का एक क्रम में होता है, करेक्टर का क्रम में होता है जिसका, जिसका कोई स्ट्रक्चर, जिसकी कोई संरचना नहीं होती है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है या जिसकी कोई संरचना नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो इसमें हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि आपका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज है कि कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, फॉर ए लार्ज सिस्टम।
ठीक है, हम कहते हैं कि बड़े सिस्टम में, ठीक है, बड़े सिस्टम के लिए ये क्या नहीं किया जा सकता है, उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो हम कहते हैं कि आपकी हो सकता है कि कुछ समय के बाद में आपका यहां पर क्या होना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, डुप्लीकेशन, या हो सकता है एम्बिग्यूटी की भी संभावनाएं आपकी हो सकती है। भाई जैसे नॉर्मली आप एक परिवार की बात करें तो एक परिवार में तो आप नाम से सब चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस पूरे विश्व की बात करें तो वहां आपने देखा होगा नाम की जब बात होती है तो क्या एक ही नाम एक से ज्यादा लोगों का हो सकता है? तो फिर समस्या ये है कि भाई हमें कहते हैं हम किसी नाम के बेस पर अगर पहचाने तो एम्बिग्यूटी हो सकती है। इसलिए आजकल जिस सिस्टम का यूज किया जाता है वो कौन सा सिस्टम होता है, हायरार्की सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि डिविजन्स में या भाग में उसे क्या कर लिया जाता है, विभाजित कर लिया जाता है। तो पहले लिखो फिर और समझते हैं इसको। देखिए हायरार्की, हायरार्किकल नेम स्पेस, इसमें लिखो इस नेम स्पेस में, इस नेम स्पेस में इस नेम स्पेस में नाम, नेम नेम बहुत सारे, नेम बहुत सारे भागों से, बहुत सारे भागों से बना होता है, बहुत सारे भागों से बना होता है। तो ये जैसे होता है ना कि मान लीजिए एक पार्ट हो सकता है उसमें किसकी बात कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम कह सकते हैं किसकी, नेम की, नेम के बाद में क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भी नाम होगा वो नाम केवल और केवल डायरेक्ट नेम से नहीं होगा, उस नेम को विभाजित किया जाता है, बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स में होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इस केस में एक अथॉरिटी की जरूरत होती है जिसे असाइन किया जाता है, और वो जो भी बदलाव होंगे उन सभी बदलाव को क्या करेगा, अपडेट भी करेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखिए इसमें लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक अथॉरिटी, इसके अंतर्गत एक अथॉरिटी को, एक अथॉरिटी को असाइन किया जाता है, असाइन किया जाता है, जिससे, जिससे नेम स्पेस को, नेम स्पेस को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि हमेशा, ते हमेशा याद रखे कि नेम इज ऑलवेज, जो भी नेम होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेम जो होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। आज आप देखो पूरे आपके www पर गूगल नाम का कोई दूसरी वेबसाइट नहीं मिलेगी, देखिए वो यूनिक है। देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ आपके इसमें तो पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट नेम स्पेस में हर आईपी एड्रेस को नाम दिया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके फोन में मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर है तो उन मोबाइल नंबर को आप क्या देते हैं, नेम। अब नंबर तो अलग अलग है लेकिन नाम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकता है। ठीक, इसलिए हम कहते हैं ज्यादा जब बहुत सारा डेटाबेस होगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे तो वहां डुप्लीकेशन होने की संभावना होगी।
तो इसलिए आजकल जिस भाग का उपयोग किया जाता है जिसे हायरार्किकल कहते हैं, तो हायरार्की के अंतर्गत आपका नाम जो होता है उसे अलग अलग भाग में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। कैसे, देखो समझो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो एग्जाम में देखो डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। कहाँ गए? हम्म, ये भी समस्या है। हम्म, तो यहां पर देखो ये जो नेम स्पेस ऐसा होगा, जैसे इस तरीके से होगा। कोई एक्स वाई जेड इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में जैसे कंप्यूटर है तो उनके नाम रख लिया आपने, किरण सेल्स, अमर पीसी, अंजू, विवेक, मंजू, ऐसे कुछ नाम से। तो ये जो नाम स्पेस जो होता है वो नेम स्पेस कौन सा स्पेस होगा, कौन सा होगा, फ्लैट नेम स्पेस। इस तरीके से जो आपका यूज किया गया है वो आपका फ्लैट नेम स्पेस है। अब लेकिन ये केवल और केवल एक छोटी जगह पे संभव है, लेकिन अब इंटरनेट जैसे बड़े नेटवर्क में क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो फिर हम यहां पर एक नेम स्पेस की बात करेंगे, और वो नेम स्पेस जो होगा आजकल जो यूज किया जाता है वो इस तरीके से होता है। तो ये जो पार्ट आपका यूज होता है, और इसे हम जनरली आपका जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा कहलाता है, हायरार्किकल नेम स्पेस कहलाता है। तो ये जो स्पेस आपका यूज होता है जिसमें हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब यहाँ पे कोई भी जो नाम होता है वो बिलो टू अप जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि बॉटम से नाम जो होता है वो कैसे होता है, अप होता है। कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो पार्ट आता है जैसे रूट है, रूट के बाद में आपके जो टॉप लेवल डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन के बाद में आपके पीसी जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे समझो पहले केवल और केवल आपका क्या था, ऐसा समझो डब्ल्यू 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 था। पहले केवल डब्ल्यू 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 था। अब सारे की सारे आपके कंप्यूटर इसी पार्ट में या सभी होस्ट यहीं थे। अब यहां एक ही फोल्डर में जब सब कुछ होगा तो उसे रिट्रीव करने में भी समय क्या लगेगा, ज्यादा। इसलिए उसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया कि भाई बोले कि डॉट कॉम कर दो, डॉट ओ आर जी कर दो, डॉट इन्फो कर दो। ठीक है, आपकी डॉट आपकी सीओ कर दो। तो कर दिया कि भाई अलग अलग बांट दो, कि कॉमर्शियल जो काम करते हैं उनको अलग बांट दो, ओआरजी से संबंधित अलग बांट दो, इन्फो वाले अलग, कंपनी वालों को क्या कर दो, अलग कर दो। अब कंपनियां भी जब ज्यादा हो गई तो बोले कि यहां पर ठीक है आई एन वालों को अलग कर दो, ठीक है ऑस्ट्रेलिया वालों को अलग कर दो, यूके वाले को अलग कर दो। तो इस तरीके से यहां पर डिवीजन किया क्या। ठीक है, और ये जो डिवीजन जो होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हायरार्की। देखिए तो यहां पर इस वाले भाग में हायरार्किकल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो अब ये जो भी नेम होते हैं वो नेम आपके कहां से लिए जाते हैं, डोमेन नेम स्पेस में। अब देखो समझो, ये तो नेम स्पेस की बात हो गई कि भाई कैसे है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो आजकल हम यूज करते हैं नेमिंग के लिए, वो कौन सा स्पेस यूज होता है, डोमेन नेम स्पेस होता है। डीएनएस जिसे डोमेन नेम। अब इसमें कैसे होता है कि जब भी हम डोमेन नेम सिस्टम की बात करेंगे तो डोमेन नेम स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो कौन से वाले का यूज करेगा, फ्लैट फ्लैट का या हायरार्की का, कौन सा, हायरार्की। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आपका नोड होता है, ये स्ट्रक्चर कौन सा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्री। तो ट्री आपके, और बाकी ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या कह सकते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल पे जो नोड होती है वो कौन सी नोड होती है, रूट। तो हम कहते हैं कि यहां पर ये जो नोड आपको दी गई है वो आपकी हमेशा रूट नोड कहलाती है। और ये हमेशा ब्लैंक होती है। ब्लैंक का मतलब नल, नल से इसे क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जब भी आप नेमिंग करेंगे तो नेमिंग हमेशा कहां से होगी, बॉटम से। देखिए
हर एक पर्टिकुलर नोड को आपका असाइन किया जाता है विद ए नेम, जिसे क्या कहा जाता है, लेबल। और प्रत्येक लेबल मैक्सिमम 63 कैरेक्टर का क्या है, हो सकता है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आपके किसी भी आपके हम कहते हैं डीएनएस के अंतर्गत नोड का प्रत्येक लेबल कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 63 कैरेक्टर का। पहले लिखो डीएनएस का मतलब डोमेन नेम स्पेस। डोमेन नेम स्पेस, इसमें लिखो हरालकल हरालकल नेम स्पेस के लिए हरालकल नेम स्पेस के लिए हरालकल नेम स्पेस के लिए एक एक डोमेन नेम स्पेस को एक डोमेन नेम स्पेस को डिजाइन किया गया था डिजाइन किया गया था जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत नाम को नाम को नाम को एक इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर नाम को एक इन्वर्टेड नाम को एक इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर से इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर से परिभाषित किया जाता है ट्री स्ट्रक्चर से परिभाषित किया जाता है जिसमें जिसमें टॉप पर जिसमें टॉप पर रूट होती है टॉप पर रूट होती है। नेक्स्ट पर लिखो इस डिजाइन के अंतर्गत इस डिजाइन के अंतर्गत इस डिजाइन के अंतर्गत प्रत्येक नोड लेबल होती है लेबल होती है लेबल होती है जो जो अधिकतम अधिकतम 63 कैरेक्टर की अधिकतम 63 कैरेक्टर की टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो रूट नोड रूट नोड नल स्ट्रिंग होती है नल स्ट्रिंग होती है नल स्ट्रिंग होती है मतलब हमेशा रूट जो होगा, ठीक है, रूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नल होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसी का जो इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहां पर नेम स्पेस की बात कर दी। अब यहां पर जो अगला जो पॉइंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम।
ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है वो क्या कहलाता है? डोमेन नेम कहलाता है। तो याद रखिए कि ट्री के अंतर्गत प्रत्येक नोड को क्या कहा जाता है? अरे प्रत्येक ट्री में नोड को क्या कहा जाता है? लेबल। हम कहते हैं कि यहां पे जब भी हम किसी भी ट्री की बात करेंगे तो यहां पर उसे लेबल कहते हैं, और प्रत्येक लेबल कंसीडर किया जाता है एज ए किसके नाम से? डोमेन है। हर लेबल यहाँ पे डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। और प्रति फुल आपका पूरा नाम जो होगा वो आपका अभी अपने पढ़ा कि किसका होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पार्ट। और हर एक भाग यहाँ किससे आपका सेपरेट किया जाएगा? डॉट। ठीक है, यहाँ पे याद रखना पूरा जो नाम होता है उसमें बहुत सारे भाग होंगे, और प्रत्येक भाग को किससे विभाजित किया जाएगा? डॉट से विभाजित किया जाएगा। तो लिखो सबसे पहले डोमेन नेम का मतलब। एक ट्री में प्रत्येक नोड, एक ट्री में प्रत्येक नोड का एक लेबल होता है। प्रत्येक नोड का एक लेबल होता है जिसे जिसे डोमेन नेम कहा जाता है। डोमेन नेम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक संपूर्ण एक संपूर्ण डोमेन नेम एक संपूर्ण डोमेन नेम लेबल का एक क्रम में होता है। लेबल का क्रम में होता है जिन्हें 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 डॉट जिन्हें डॉट द्वारा अलग किया जाता है। डॉट द्वारा अलग किया जाता है। डॉट द्वारा अलग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा आपके डॉट से आपका डिनोट होगा। और याद रखना कि हमेशा हम कहते हैं कि डोमेन नेम को, ठीक है, डोमेन नेम को बॉटम से, ठीक है, बॉटम से अप रीड किया जाता है। ठीक है, बॉटम से अप रीड करोगे। ठीक है, और आपको याद रखना है कि रूट नोड को, ठीक है, रूट नोड को हमेशा, ठीक है, नल स्ट्रिंग से डिनोट किया जाता है। नल स्ट्रिंग से डिनोट किया जाता है। कि हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी नेम जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी आप नेम पढ़ते हैं तो नेम आपके कहां से पढ़ेंगे? बॉटम से अप की ओर पढ़ेंगे। तो हमेशा अब आपके देखो यहां पे नल स्ट्रिंग पर आ गया तो मतलब इसका क्या है? डोमेन नेम क्या हो गया है? खत्म हो गया। अगर आप नल स्ट्रिंग पर पहुंच जाते हो तो इसका मीन यह है कि आपका जो भी डोमेन नेम है वो आपका क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब यहां पे देखो कैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि किस तरीके से आपका यहां पर यूज कर सकता है। देखो समझो एग्जाम्पल। देखिए यहां पे जब कोई एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इस तरीके से, ठीक है, ये कोई भी एग्जाम्पल आपका दिया गया है इस तरीके से। तो यहां पे आपका कोई भी नेम, आप ये देखो, आपने कहा कि ये आपका एक इन्वर्टेड ट्री होता है। प्रत्येक नोड जो होती है वो किसको बताती है? लेबल। किसको बताती है? लेबल। और प्रत्येक लेबल को हम किस नाम से जान सकते हैं? डोमेन है।
और डोमेन पूर्ण जो डोमेन नेम होगा वो लेबल्स का क्या होगा, क्रम में होगा। तो हमेशा हम जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम नाम जैसे, तो ये जैसे यहाँ पर इस वाले लेबल का नाम चैलेंजर है, इसका नाम एटीसी है, इसका नाम जेपीएमएन है, इसका नाम ईडीयू है, और लास्ट में कौन सी स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग। तो हमेशा जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऊपर से नीचे नहीं पढ़ते, हमेशा यहां से पढ़ेंगे चैलेंजर, फिर एटीसी, फिर आपका जेपीएमएन, फिर ईडीयू। ठीक है, लास्ट में, और हर एक पार्ट को हम आपका किससे विभाजित करते हैं, डॉट से। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आपने वेबसाइट के नाम दिया google.com। ठीक है, आपने देखा हो टीसीएस को डॉट इन। ठीक है, हम abc.info.net। ठीक है, यहाँ पे कई बार आपने देखो nic.gov.in, ऐसा नाम देखना है। तो ये जो नेम होते हैं वो नेम दो तरह से डिफाइन होते हैं। तो ये आपके जब भी हम नेम की बात करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है जैसे आपका, ठीक है, FQDN, इसे कहा जाता है कि फुल्ली क्वालिफाइड। देखिए, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। देखिए, एक नेम आपका यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डोमेन नेम जो होते हैं यहां दो तरह से होते हैं। तो पहला जो डोमेन नेम होता है जो कि कौन सा होता है, फुली यहां पे ये, तो हम कहते हैं अगर, हम कहते हैं कि अगर इफ डोमेन नेम, देखिए किससे टर्मिनेट होता है, इज टर्मिनेटेड। देखिए, टर्मिनेटेड बाय कौन सी स्ट्रिंग से, नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग का मतलब, ठीक है, अगर यहां से आपके लास्ट तक पहुंच जाता है तो वो वाला नेम जो होगा वो कौन सा नेम होगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर होता है जिसे क्या कहते हैं, PQDN, इसे हम क्या कह सकते हैं, पार्शियली। ठीक है, पार्शियली क्वालिफाइड, ठीक है, डोमेन नेम। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर दिया गया है जिसे पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं। तो यहां पे वह डोमेन जो आपकी नल स्ट्रिंग से क्या है, टर्मिनेट नहीं होता है। हम कहते हैं कि आपका डोमेन नेम आपके नल स्ट्रिंग से, इफ डोमेन नेम, आप कहते हैं कि डोमेन नेम इज नॉट टर्मिनेटेड, नॉट टर्मिनेटेड बाय कौन सी स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग। अगर आपकी नल स्ट्रिंग से आपका नहीं होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म होता है, लिख लो ये क्या, एक भाग कह सकते हैं। हमने कहा प्रत्येक लेबल डोमेन नेम होता है, लेकिन पूरा डोमेन नेम क्या होता है, इन लेबल का समूह होता है। क्या होते हैं, टू, टू का मतलब होता है कि जिसको ईमेल भेजना उसका एड्रेस आएगा। सीसी और बीसीसी में एक से ज्यादा लोगों को अगर ईमेल भेजना है तो उसकी उनके एड्रेस आएंगे। अंतर यह है कि सीसी में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो सबको दिखेगा, बीसीसी में एड्रेस नहीं दिखेगा, बस यही होता है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम।
हो गया नोट? क्या? परसिस्टेंट क्या होती है? बताई थी, आप आए नहीं थे क्या? तो फिर अभी और पूरा ही कुकी समझाना पड़ेगा उसके लिए। अब एक नहीं होगा। अभी थोड़े उसको मार्क करके रखो, अभी थोड़े दिन में रिवीजन कराऊंगा तब समझ में और समझ। देखो समझो यहाँ पे, अब इसी में अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिसे हम कौन सा कहते हैं, डोमेन। लेकिन नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट आपका यहाँ पे आता है जिसे डोमेन कहते हैं। तो ये एक तो होता है जैसे डोमेन नेम और एक होता है डोमेन। तो यहाँ पे देखो, डोमेन जो होता है वो बेसिकली इस ट्री का एक सब ट्री होता है। सब ट्री का मतलब छोटा भाग। तो ये जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं डॉट कॉम, तो डॉट कॉम क्या है, डोमेन। और जबकि आपका गूगल डॉट कॉम वो क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, यही ध्यान रखना। तो हमेशा याद रखिए कि जैसे कोई भी आपका ट्री था और इस ट्री में से हम एक छोटा भाग हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट ईडीयू हो गया, तो ये सब आपके किस नाम से जाने जाते हैं, डोमेन के नाम से ही जाने जाते हैं। तो लिखिए, डोमेन डोमेन एक डोमेन नेम का, एक डोमेन नेम का, डोमेन नेम का एक एक सब ट्री होता है। सब ट्री होता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि यहां पे कहा जाता है कि ऐसा कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द सब ट्री। देखिए, जो भी सब ट्री का जो टॉप वाला भाग होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, डोमेन के नाम से। कि आपने ट्री का ही एक भाग लिया है और उस भाग का जो टॉप वाला जो पार्ट होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, डोमेन के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, यहां पर हम कहते हैं, और डोमेन को भी फिर हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखिए, डोमेन जो होता है उस डोमेन को भी फिर फर्दर क्या किया जा सकता है, बांट जा सकता है। जैसे हम समझो, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा ऐसे, टॉप लेवल डोमेन कोड। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं या तो टॉप लेवल डोमेन कोड होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका टॉप लेवल। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि टॉप लेवल आपका कौन सा, कंट्री कोड, ऐसा भी डिवाइड किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि डिवीजन हो सकता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी वेबसाइट में डॉट कॉम लिखा हुआ है तो वेबसाइट किसको संदर्भित करती है, कॉमर्शियल। ऐसे डॉट जीओवी लिखा हुआ है तो वेबसाइट किसको, गवर्नमेंट की बात कर रही है। ऐसे हम कहते हैं डॉट ओ आर जी, ओ आर जी का मतलब, ठीक है, कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे डॉट सीओ, सीओ का मतलब क्या हो गया, कंपनी। ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे डॉट इन्फो, इन्फो का मतलब वेबसाइट किसकी है, इंफॉर्मेशन देने वाली होती है। ठीक है, साथ में कंट्री कोड का आपका दो अक्षर ले लेते हैं, डॉट इन मतलब वेबसाइट किसकी है, इंडिया की। ठीक है, डॉट एयू, एयू का मतलब वेबसाइट किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। ऐसे डॉट यूके का मतलब है यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। तो ऐसे आपकी किसी भी वेबसाइट के नेम के आपके दो करेक्टर, आप कह रहे हैं कि देश कंट्री का जो नेम होता है उसके दो करेक्टर को लेकर हम यहां पर उसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉप लेवल कंट्री कोड। या तो हम कहते हैं कि आपकी हायरार्की जो होती है, इस हायरार्की का एक भाग आपने डोमेन के लिए लिया है,
ठीक है, और उस डोमेन को भी फर्दर आप अलग अलग हिस्सों में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। हो गया नोट? हम्म? एक से ज्यादा हरा? भाई आपके जैसे डॉट कॉम में बहुत सारी वेबसाइट हो गई। अब सीधी सी कहानी, बॉलीवुड के फोल्डर में अलग अलग फोल्डर क्यों बनाने पड़े? हॉरर फिल्म, फाइटिंग वाली फिल्म, रोमांस वाली फिल्म, हाँ? क्यों बनाने पड़े? क्योंकि फिल्मों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा। सेम कहानी की कैटेगराइजेशन है कि आप जितना ज्यादा क्लियर बताना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, यूज करना। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक और वर्ड आपको यहां पर ध्यान रखना है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जॉन। अब यहाँ पे इनके लिए कौन सर्वर या अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी? कि हम कहते हैं कि आपने सब ट्री बना दिया और इस सब ट्री के अंदर आपकी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उस पर्टिकुलर भाग को हम जिस नाम से डिफाइन करते हैं वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, जॉन कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी पार्ट आपका दिया गया सब ट्री। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आपका रूट है, रूट में से एक सब ट्री है, तो यहाँ पे ये जो सब ट्री है, जैसे मान लो ईडीयू, तो ये ईडीयू वाला जो पार्ट होता है वो जॉन कहलाएगा। ये पूरा जो सब ट्री है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और फिर इस डोमेन के अंतर्गत, ईडीयू के अंतर्गत फिर से वापस से क्या हो गया, सब ट्री हो गया। तो ये फिर वापस से क्या बन गया, जॉन, और क्या बन गया, डॉम। जैसे होता नहीं कि जैसे जयपुर है, जयपुर को अलग अलग भागों में बांट दे, गोपालपुरा, तो ये किसी के, इसकी अथॉरिटी किसके पास है? ऐसा थोड़ी कि गोपालपुरा में कोई भी पुलिस वाला आके कार्रवाई करेगा, वो कहेगा साहब ये तो हमारे दायरे में नहीं है, ये संबंधित थाने में आता, वो क्या है, उसका जोन है। तो लिखो जोन में, इसमें लिखो जॉन ने, जॉन एक अथॉरिटी, जॉन एक अथॉरिटी, अथॉरिटी या सर्वर, सर्वर को परिभाषित करता है, सर्वर को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है जो, जो, जो नियंत्रण करने हेतु, नियंत्रण करने हेतु जिम्मेदार होता है, नियंत्रण करने हेतु जिम्मेदार होता है। एक तरीके से हम कहते हैं कि सर्वर, सर्वर सर्वर
एक एक डेटाबेस फाइल को मेंटेन करता है जिसे जिसे कौन सी फाइल कहेंगे? जॉन फाइल कहा जाता है। तो यहाँ पे वह अथॉरिटी होती है जो इन सभी को कंट्रोल करने का क्या करेगी? कार्य करेगी। तो नॉर्मली देखो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा भाग होता है, किस तरीके से काम में लिया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम स्पेस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, जॉन क्या होता है। ठीक है, आपके फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है, पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है। ये तो ये सब आपके नेमिंग से संबंधित है। क्या आपका जैसा मुझे लगता है कि भाई नेम मिल गया, वो नेम देना बहुत मुश्किल टास्क है। कि हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, ऐसा सिंपल काम नहीं होता किसी को नेम देना। अब यहाँ पे इसमें देखो लास्ट में याद रख लो कि यहाँ पर हम कहते हैं कि डोमेन इन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पर डोमेन की जब बात की जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हमने कहा कि इंटरनेट एक आपका इंटर नेटवर्क है जहां बहुत सारे भाग यूज कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि डीएनएस आपका रिस्पॉन्सिबल है। अब डीएनएस यहाँ पे आपके अलग अलग आपके मैंने बताए थे अभी, जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग डोमेन डिफाइन करता है। या तो कौन सा डोमेन होगा? ठीक है, जेनेरिक डोमेन। ठीक है, याद रखिए दूसरा जो होता है जिसे हम कौन सा कोड भी कह सकते हैं? कंट्री को। देखिए इंटरनेट पर या तो जेनेरिक आपका डोमेन हो सकता है या कंट्री डोमेन हो सकता है, और या फिर हम कह सकते हैं आपका कौन सा डोमेन भी कहा जा सकता है? इनवर्स डोमेन। देखिए तो इंटरनेट पर जो डीएनएस की भूमिका है वो तीन तरह से है कि जेनेरिक डोमेन के रूप में, कंट्री डोमेन के रूप में, या फिर कौन से डोमेन के रूप में? इनवर्स डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो जेनेरिक डोमेन का मतलब आप सभी को पता है, तो अभी हमने पढ़ा था टॉप लेवल डोमेन कोड का नाम है। तो हम कहते हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जेनेरिक डोमेन किसको परिभाषित करते हैं? तो ये हम कहते हैं कि याद रखना कि जेनेरिक डोमेन, तो ये डोमेन एक रजिस्टर्ड, ठीक है, किसको बताते हैं? एक रजिस्टर्ड होस्ट को। देखिए कौन सा होस्ट जो है वो आपका यहां पर क्या किया गया? रजिस्टर्ड किया गया। ठीक है, रजिस्टर्ड होस्ट को बताते हैं उनके उनके व्यवहार के आधार पर। ठीक है, उनका बिहेवियर के आधार पे कि वो किस तरीके का काम करते हैं। अगर व्यवसायिक गतिविधि वाले होंगे तो डॉट कॉम में चले जाएंगे। ठीक है, कंपनी को संदर्भित कर रहे हैं तो कंपनी डॉट कॉम में चले जाएंगे। नॉन प्रॉफिटेबल कोई संगठन है, एनजीओ है, तो वो किस में चला जाएगा? डॉट ओआरजी में चला जाएगा। तो हर जगह पे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि इस तरीके से आप टॉप लेवल डोमेन की जब भी बात करेंगे तो जेनेरिक डोमेन जो होते हैं वो हमेशा इस तरीके से होते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुने हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बता चुका हूं। जैसे डॉट कॉम का मतलब क्या हो गया? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ईडीयू का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे डॉट जीओवी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आईएनटी का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमआईएलई का मतलब मिलिट्री ग्रुप, नेट का मतलब नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, ऐसे ओआरजी का मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी भाग आपके यहाँ पर माने जाते हैं वो कौन सा माने जाता है? डोमेन वाले ही पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत, जैसे इस तरीके से आपके जनरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इस तरीके से जो होते हैं वो आपके कौन से वाले होते हैं? जेनेरिक होते हैं। तो रूट के जस्ट नीचे जो आपके ये अलग अलग भाग दिखाई देते हैं वो कौन से वाले होते हैं? जेनेरिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, हम कहते हैं कि कंट्री कोड। अब आपके हम कहते हैं कि बहुत सारे देश हैं और इन सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो जैसा जेनेरिक आपका होता है तो हम कहते हैं कि कहा जाता है कि कंट्री नेम,
एक कंट्री नेम के दो करेक्टर दो करेक्टर का उपयोग, ठीक है, एब्रिविएशन आपका यूज होगा फिर, ठीक है। हम कहते हैं कि बहुत सारे देश हैं और उन सभी देशों के अलग अलग आपके कोड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ऐसे अलग अलग देश आपके दिए गए हैं इस तरीके से, ठीक है। एयू ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, सीए कनाडा हो सकता है, इंडिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, जिम्बाब्वे, ऐसे नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले जो होते हैं जिन्हें हम जनरली कंट्री कोड कहते हैं, ठीक है। आपका तीसरा जो पार्ट दिया गया जिसका नाम क्या है, आपका क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि, ठीक है, मैपिंग, ठीक है, हम कहते हैं कि मैपिंग ऑफ एड्रेस, ठीक है, एड्रेस विद नेम, ठीक है। हम कहते हैं कि आपके एड्रेस को नेम के साथ में क्या करना, मैप करना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इनवर्स डोमेन। नीचे से ऊपर चल रहे हैं ना, ये देखो नीचे से ऊपर जो चल रहे हैं वो कौन सा डोमेन है, इनवर्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज इनवर्स डोमेन, इनवर्स डोमेन, ठीक है। एड्रेस का नाम के साथ में जो मैपिंग किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, इनवर्स डोमेन कहलाता है। इसके लिए क्लाइंट हमेशा एड्रेस भेजता है, तो एक क्वेरी आपकी यूज होती है, जो याद रखना पीटीआर क्वेरी होती है। पीटीआर का मतलब क्या होगा, पॉइंटर। जिस क्वेरी को यहां पे रन किया जाता है वो ये है। हो गया नोट। तो मेनली देखो यहां पर ये आपका कौन सा प्रोटोकॉल था, डीएनएस, ठीक है। तो हम डीएनएस के बारे में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं कि भाई प्रोटोकॉल क्या है, क्या काम हो सकता है, किस पर्पस के लिए होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब डीएनएस के बाद में देखो इसी कैटेगरी का जो नया आपका नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है उसे कहते हैं एस एन एम पी, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिंपल नेटवर्क, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। वैसे जो मेन प्रोटोकॉल थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं। मेन प्रोटोकॉल में जैसे एफटीपी होता है, एसएसएच होता है, टेलनेट आपका यूज हो सकता है, एचटीटीपी होता है, एसएमटीपी हो गया, पॉप हो गया, आईमैप हो गया और डीएनएस हो गया। मुख्य रूप से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन सब प्रोटोकॉल से आते हैं। अगला जो भाग आपका आता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। आप सभी को याद आ रहा हो तो मैंने आपको हब बताया था और हब में एक वर्ड बताया था मैनेजेबल हब, ठीक है, मैनेजेबल हब। तो मैनेज कैसे करोगे, तो मैनेज करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता होगी और उन सेट ऑफ रूल्स को प्रदान करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एसएनए। तो जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस आपकी यूज होती है उन सभी डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए जिस एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा है, एसएनएमपी। तो लिखो एसएनएमपी में बस एसएनएमपी, एसएनएमपी टीसीपी आईपी नेटवर्क में टीसीपी आईपी
टीसीपी आईपी, ऐसा भी लिख सकते हो, टीसीपी आईपी नेटवर्क या टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल शूट में, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल शूट में नेटवर्क डिवाइस को, नेटवर्क डिवाइस को, नेटवर्क डिवाइस को प्रबंधन करने का, नेटवर्क डिवाइस को प्रबंधन करने का एक फ्रेमवर्क है, प्रबंधन करने का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ऐसा भी कई बार ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का, एप्लीकेशन लेयर का एक स्टैंडर्ड, एप्लीकेशन लेयर का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो, ठीक है, राउटर, राउटर को मैनेज, राउटर को मैनेज तथा मॉनिटर, मॉनिटर करता है, जिसे, जिसे विभिन्न नेटवर्क में, विभिन्न नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये जिसे बहुत सारे, क्योंकि राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है या इंट्रा नेटवर्किंग, राउटर अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस है या सेम नेटवर्क में काम आते हैं, अलग अलग नेटवर्क में। जब अलग अलग नेटवर्क में जोड़ेंगे तो यहां पर हमें, ठीक है, उन्हें मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपका SNMP, ठीक है, जो भी आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट जो भी प्रोटोकॉल होता है वो किसका, SNMP हम कहते हैं कि मैनेजर, मैनेजर तथा एजेंट, एजेंट के कंसेप्ट का उपयोग करता है, उपयोग करता है। तो हमेशा याद रखिए एप्लीकेशन लेयर में जो मैनेजमेंट करने से संबंधित जो भी यूज कर सकते हैं तो वो कौन सा पार्ट होगा, SNMP। तो यहां पर याद रखना कि ये दो पोर्ट पर काम करता है। देखिए SNMP की जब भी हम बात करेंगे तो ये आपका पोर्ट नंबर, देखिए 161 और पोर्ट नंबर कितने पे, 162 पे, देखिए 162 पे, और प्रमुख रूप से किसकी सर्विस को यूज करता है, किसकी सर्विस को यूज करता है, UDP। आप बताओ UDP की सर्विस यूज करता है तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा या कनेक्शन लेस होगा, कनेक्शन लेस होगा। तो याद रखना 168 पर तो ये एजेंट किसके रूप में, एजेंट के रूप में, और 162 पर एज ए किसके रूप में काम करता है, मैनेजर के रूप में। देखिए वैसे बहुत रेयर होता है कि जब इतना डिटेल में इनके बारे में पूछते हैं, मेन तो आपके प्रोटोकॉल्स जो हमने पढ़े उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना चाहो तो लास्ट में ये याद रख सकते हो, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ SNMP। तो ये जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल आपका होता है, देखिए आपकी मैनेजमेंट करने से संबंधित क्या करता है, दो प्रोटोकॉल आपका यूज करता है। देखिए यहां पे एक होता है SMI, ठीक है, हम कहते हैं कि एक जो कंपोनेंट आपका यूज होता है जिसे SMI के नाम से जान सकते हैं, तो ये यहां पर इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट।
तो याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। एक तो ये होता है। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपका यूज होता है। ठीक है, एक पार्ट आपका होता है MIB। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है MIB। ठीक है, इसे कहते हैं कि मैनेजमेंट। तो ये देखो एग्जाम में कई बार क्या होता है, डायरेक्टली तो वैसे तो क्वेश्चन प्रोटोकॉल का आता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आपका क्या कह सकते हैं, बेस। ये दो प्रोटोकॉल होते हैं वैसे, याद रखना, आपके दो प्रोटोकॉल का उपयोग ये करता है। ठीक है, दो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके अंतर्गत। तो पहला जो पार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है, रूल्स बताता है, हम कहते हैं रूल्स फॉर नेमिंग। नाम गणना, नाम देना है, नेमिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देने के लिए जो नियम यूज किए जाते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, ये वाले, कि भाई कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, कौन सा डेटा टाइप का आपका यूज किया जाएगा, एनकोडिंग कैसे होगी, वो सारे मेथड यहां पर यूज किए जा सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट जो आपका काम में लिया जाता है वो बेसिकली किसमें काम आता है, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के मैनेजमेंट में। ठीक है, वैसे कभी पूछा नहीं गया लेकिन याद रखो। क्लासेस, ग्रुप, वो होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्लासेस वगैरह के बारे में। हाँ, क्वेरी है, क्वेरी। हाँ, रिजोल्व करने, इनवर्स जो हम कर रहे हैं ना, हमने आईपी एड्रेस भेजा लेकिन नेम के साथ मैप करना है, तो मैपिंग करने के लिए क्वेरी रन होती है। और क्वेरी रन कौन सी होती है, ये। देखिए, डीएनएस के बारे में बताता, 6 स्टेप्स में होता है। हाँ, डीएनएस, हाँ यही होता है लुकअप। वो लुकअप एड्रेस बोल दो या ऐसा बोल दो। हो गया नोट, जल्दी करो। अरे हो गया क्या नोट। तो याद रखिए कि एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आपके इस वाले भाग में से आते हैं। और इसमें देखो, आपके एप्लीकेशन लेयर में करीब करीब इंटरनेट का, हम कहते हैं 70 to 80 पार्ट कवर हो गया है। तो ये जो आपका, हम कहते हैं नहीं, बाकी तो कुछ बेसिकली वापस है, जैसे सर्च इंजन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुई वो एक पार्ट अलग से है। बाकी सब चीजें, जैसे वेब ब्राउजर क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, ईमेल क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अलग से और आते हैं जिसे हम वहां पर डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये तो मेजर प्रोटोकॉल है। तो इसके बाद में देखो आपके पास में एक शीट है। इस शीट को अगर बात करें, आप अपनी नोटबुक में यही चिपका, डब्ल्यू क्या होता है, ईमेल क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अलग से और आते हैं जिसे हम वहां पर डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये तो मेजर प्रोटोकॉल है। तो इसके बाद में देखो आपके पास में एक शीट है। इस शीट को अगर बात करें, आप अपनी नोटबुक में यही चिपका के रखें। एक सवाल कंफर्म आएगा। देखिए, एक सवाल चेक कैसा भी आए, यहां से जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो आज तक कंप्यूटर के इतिहास में कोई भी पेपर ऐसा नहीं बना जिसमें प्रोटोकॉल का सवाल नहीं आया। तो इसमें हमने कुछ प्रोटोकॉल पढ़ लिए, जैसे HTTP। अगर पूछा जाए वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, कौन डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है, ऐसे ही। और कौन सी सर्विसेज को, TCP। ऐसी सिक्योर मैनर में वेब ब्राउजिंग करने के लिए कौन सा,
एचटीटीपीएस पोर्ट नंबर कितने पे, किसकी सर्विस यूज करता है, टीसीपी। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी, एफटीपी का पूरा नाम, एफटीपी दो पोर्ट पे काम करता है, कौन कौन से, और 20 और 21 में से डेटा के लिए कौन सा, कंट्रोल सिग्नल या कमांड के लिए, ठीक है, सिक्योर मैनर में लॉगिन करने के लिए एसएसएच, एसएसएच का पूरा नाम, ठीक है, पोर्ट नंबर कितना, ठीक है, किसकी सर्विस यूज करता है, ठीक है, अनसिक्योर रिमोट लॉगिन करने के लिए टेलनेट, पोर्ट नंबर कितना, ठीक है, किसकी सर्विस यूज करता है, टीसी। ईमेल को भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज होता है, एसएमटीपी का पूरा नाम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर कितने पे, एसएमटीपी पुश प्रोटोकॉल है या पुल प्रोटोकॉल, किसी भी नेम रिजोल्यूशन के लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है, डीएनएस, डीएनएस पोर्ट नंबर कितने पे, ठीक है, डीएनएस किसकी सर्विसेज यूज करता है, यूडीपी और टीसीपी। अगर पूछ लिया जाए, अब देखो कुछ प्रोटोकॉल और भी हैं इसमें, जैसे अगर पूछा जाए डायनामिक आईपी अलोकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, डीएससीपी, डीएससीपी का पूरा नाम क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे दो तरह की आईपी होती है, स्टैटिक आईपी और कौन सी, डायनामिक आईपी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिंपल फाइल ट्रांसफर के लिए जिस भाग का यूज किया जाता है वो कौन सा है, टीएफटीपी। टीएफटीपी कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, यूडीपी, और कौन सी सर्विस, कौन से पोर्ट नंबर पे, 69। अगर पूछा जाए ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, POP3, पोर्ट नंबर कितने पे, 110 पर, किसकी सर्विस यूज करता है, टीसीपी। ऐसे ही आपके ईमेल को रिसीव करने या सिंक्रोनाइज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, आई मैं, पोर्ट नंबर कितने पे, इधर किसकी सर्विस यूज करता है, टीसीपी। और नेटवर्क मैनेजमेंट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो एसएनएमपी, पोर्ट नंबर किस पे, 161 और 62। 161 किस में काम आता है, एज एंड, और 162 एज ए मैनेजर। तो याद रखिए कि एक सवाल कंफर्म आना है, जैसे पिछली बार सीधा क्वेश्चन आया था, वेब ब्राउजिंग करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। तो एग्जाम में देखो इस लीड से संबंधित जब भी कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो इसी तरीके का आता है। अब हमने कहा कि भाई कोई भी जो डेटा है उस डेटा को आपने तैयार कर लिया है, आप एक्सेस कर रहे हैं, आप किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपने कहा, ठीक है, आपने कहा ओएसआई रेफरेंस मॉडल के संदर्भ में आपने कहा कि टोटल कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर। तो अब यहां पर ये डेटा रेडी है, हम कह रहे हैं दिस रेडा, जो भी डेटा है उस डेटा को आगे आप भेजने के लिए रेडी है। तो यहां पर इसके बाद में हम कहते हैं कि आपकी लेयर, हम कहते हैं लेयर नंबर 6, और लेयर नंबर 6 जो होती है वो आपकी कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अगली जो लेयर आपकी यहां पर काम में ली जाती है जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, आपका जो भी डेटा अभी यहां पर था, तो ये याद रखिए कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर भाग में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कोई भी जो कार्य आपका किया जा रहा है उस कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने कहा कि आपके यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर आपकी जो डिफाइन की गई है, याद रखना अगर टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके एप्लीकेशन लेयर जो है वो कितने भागों में डिवाइडेड है। आपके टीसीपी आईपी में केवल 5 लेयर होती है, जिसके अपर लेयर, ये जो आपकी जितनी भी ये तीनों लेयर होती है वो तीनों किस नाम से जानी जाती है, एप्लीकेशन। कई बार क्या होगा, जो हम फीचर्स या जो सर्विसेज हम प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर की पढ़ेंगे वो टीसीपी आईपी के संदर्भ में जब क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंटेशन और सेशन ऑप्शन में नहीं आएगा। देखिए फिर उसमें केवल क्या नाम आएगा, एप्लीकेशन, क्योंकि तीनों की सर्विसेज कंबाइन की गई है। अब यार तीनों की सर्विस एप्लीकेशन लेयर में डिफाइन की गई है, लेकिन हमने कहा कि कंसेप्चुअल रूप से पढ़ने के लिए हमने उन तीनों लेयर को क्या कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो अभी जब हम डेटा की बात कर रहे हैं, अभी हम जब भी कोई इंफॉर्मेशन भेज तो अभी यूजर के सबसे नजदीक कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर से इंफॉर्मेशन कौन सी लेयर में भेजी गई है, प्रेजेंटेशन लेयर में।
देखिए अब यहाँ पे रिसीविंग एंड पर जब इंफॉर्मेशन आती है तो प्रेजेंटेशन लेयर से कहां पे आती है, एप्लीकेशन में आती है। इस जगह पे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट अभी भी हम कह रहे हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, यहाँ क्या थी, मैसेज, और यहाँ पर भी क्या थी, मैसेज। ये मूल मैसेज है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ इंटरनेट पर जुड़ने वाले जितने भी कंप्यूटर होते हैं, क्या सभी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होता है? क्या सभी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होता है क्या? किसी में एंड्रॉइड है, किसी में विंडोज है, कि विंडोज के भी किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, किसी में 11 है, किसी में लाइनेक्स है, किसी में यूनिक्स में। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अब उस पर्टिकुलर डेटा के प्रस्तुतिकरण की बात होगी, प्रस्तुत कैसे करेंगे। तो हम कहने कि दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंटेक्स एंड सेमेंटिक ऑफ मैसेज दैट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कि जो मैसेज हम भेजेंगे उसके सिंटेक्स और सेमेंटिक के लिए जिम्मेदार जो होगी वो कौन सी लेयर होगी, प्रेजेंटेशन। क्या फिर हम कहते हैं इसे ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लेयर उस डेटा को उस योग्य फॉर्मेट में बदलने का काम करेगी जो फॉर्मेट में मैसेज को पढ़ा जा सके, समझा जा सके। कि भाई आपने एक ऐसे फॉर्मेट में मैसेज भेज दिया और आपके उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो सपोर्ट ही नहीं करता, तो आपके मैसेज किसी काम का नहीं है। लेकिन साथ में हमें ज्यादा मात्रा में डेटा को भेजना है, तो उसके लिए हमें उस मैसेज को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। तो कंप्रेस करने की सुविधा और रिसीवर एंड पर डीकंप्रेस करने की सुविधा भी कौन सी लेयर में, प्रेजेंटेशन। अगर हम मैसेज को सीधा भेजेंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी हैकर कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। तो ये हैकर इस जानकारी को एक्सेस कर सकता है। इसलिए इस भेजे जाने वाले मैसेज को एक सीक्रेट कोड में बदला जाता है जिसे एनक्रिप्शन कहते हैं, और वापस से डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी कार्य कौन सी लेयर में होता है, प्रेजेंटेशन। मतलब फॉर्मेट बताना कि किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा। तो लिख लो इसमें बस प्रेजेंटेशन लेयर में हेडिंग डालिए, प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें लिखो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की ओएसआई ओएसआई रेफरेंस मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेंडर तथा रिसीवर के मध्य, सेंडर तथा रिसीवर के मध्य सेंडर तथा रिसीवर के मध्य लेन देन होने वाली लेन देन होने वाली लेन देन होने वाली जानकारी, लेन देन होने वाली जानकारी तथा जानकारी के लेन देन होने वाली जानकारी के सिंटेक्स तथा सिमेंटिक है, सिंटेक्स तथा सिमेंटिक से संबंधित होती है। सिंटेक्स तथा सिंटेक्स से संबंधित होती है। सिंटेक्स हमेशा किसको बताता है, स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट को, और सेमेंटिक मतलब मीनिंग को। ठीक है, तो यहां पर इस लेयर की जो सर्विसेज होती है, इस सर्विसेज में समझो कि पहली जो सर्विस इस लेयर की होती है वो सर्विस आपकी कौन सी मानी जाती है, ट्रांसलेशन।
ठीक है, पहला जो काम यहां पर होता है उस मैसेज को उस कन्वीनियंट फॉर्मेट में बदलना जो कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, सुटेबल हो। क्योंकि हर सिस्टम का एनकोडिंग सिस्टम सेम हो जरूरी नहीं है। एनकोडिंग सिस्टम मतलब हो सकता है कोई बीसीडी यूज करता है, कोई एबीसीडीआईसी यूज कर रहा है, कोई यूनिकोड यूज कर रहा है, कोई हो सकता है एक्सेस 3 कोड यूज कर रहा है, कोई ग्रे कोड यूज कर रहा है, कोई एकिन कोड यूज कर रहा है। ठीक है, कोई अलग बेस 64 कोड यूज कर रहा है। तो हर सिस्टम अलग अलग एनकोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसलिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने की जरूरत है जिससे मैसेज को रिसीव करे तो समझ में आ सके। तो लिखो, ट्रांसलेशन में लिखो, अलग 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 सिस्टम, अलग अलग सिस्टम विभिन्न एनकोडिंग सिस्टम, विभिन्न एनकोडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। इसलिए इसलिए यह लेयर, यह लेयर यह लेयर मैसेज का फॉर्मेट बदल देती है, मैसेज का फॉर्मेट बदल देती है, जिससे जिससे विभिन्न विभिन्न एनकोडिंग सिस्टम में, विभिन्न एनकोडिंग सिस्टम में मैसेज को उपयोग लिया जा सके, उपयोग लिया जा सके, उपयोग लिया जा सके, उपयोग लिया जा सके। देखिए, अगला जो भाग आपका यूज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये हम डिटेल में सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। एनक्रिप्शन का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट मैसेज को साइफर टेक्स्ट में बदलना। ये क्वेश्चन पिछली बार कंप्यूटर अनुदेशक में आया था कि इन एनक्रिप्शन प्रोसेस डैश टेक्स्ट गोज फॉर, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट हमेशा क्या होता है, एनक्रिप्शन के लिए जाता है, जिसे बदलकर किस में बदल दिया जाता है, साइफर टेक्स्ट। भले सीधा भेजोगे तो कोई, आपने एनकोडिंग डिकोडिंग वर्ड सुना होगा, कोडिंग डिकोडिंग सुना होगा। ठीक है, तो ये एनक्रिप्शन तो हमेशा याद रखना कि जो आपका एनक्रिप्शन वर्क सेंडर एंड पे होगा और डिक्रिप्शन वर्क कौन सा एंड पे होगा, रिसीवर पे। तो हम कहते हैं कि आपके प्लेन टेक्स्ट मैसेज को, कि आप यहाँ पे कोई भी प्लेन टेक्स्ट मैसेज है उसे ट्रांसफॉर्म करके साइफर टेक्स्ट में बदल रहे हैं, एक ऐसा कोड जिसे सामान्य रूप से किसी के द्वारा नहीं समझा जा सके, उस प्रक्रिया को एनक्रिप्शन, और वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। बाकी बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लिखो, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एक मूल ओरिजिनल, एक ओरिजिनल सिग्न और ओरिजिनल संदेश, मूल संदेश को, मूल संदेश को अन्य रूप में, अन्य रूप में बदल देता है, बदल देती है, अन्य रूप में बदल देती है, और
और इस बदले हुए संदेश को भेज देती है। तो पहले तो ट्रांसलेट करती है और ट्रांसलेट करने के बाद में उसको क्या कर देती है, सेंड कर देती है। और वाइस वर्सा, मतलब रिसीवर एंड पर वापस से क्या करेगी, रिसीव करेगी और फिर से उसको क्या कर देगी, बदल देगी। तो ये एनक्रिप्शन और आपका क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन। तो हर नेटवर्क की अपनी अपनी क्या होती है, क्षमताएं होती है। देखिए ज्यादा मैसेज लेंथ नहीं जा सकती है, इसलिए आपकी नंबर ऑफ बिट को कंप्रेस कर दिया जाता है, जिसे कंप्रेशन और आपका क्या कह सकते हैं, डी कंप्रेशन। देखिए हम कहते हैं कि मैसेज को कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे देखिए एक ही समय पे ज्यादा बिट की संख्या को क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। क्या हम कहते हैं ज्यादा बिट को ट्रांसफर करना है तो आपको क्या करने की जरूरत होगी, कंप्रेस करने की जरूरत होगी। तो लिख लो कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन। कंप्रेशन, कंप्रेशन एक कंप्रेशन एक कंप्रेशन एक जानकारी में एक जानकारी कंप्रेशन एक जानकारी सामान्यतः सामान्यतः टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सामान्यतः टेक्स्ट कॉमा ऑडियो कॉमा वीडियो में उपलब्ध बिट की संख्या को उपलब्ध बिट की संख्या को कम कर देती है, बिट की संख्या को कम कर देती है। ये आगे एक वर्ड आएगा इंटरनेट में, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, वहां पढ़ेंगे। दो तरह के कंप्रेशन होते हैं, एक लॉसलेस कंप्रेशन और एक लूजी कंप्रेशन। ये लॉसलेस कंप्रेशन वह कंप्रेशन होता है जहां कंप्रेस करने के बाद ठीक है सिंगल बिट को भी क्या नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता। जबकि लॉसलेस कंप्रेशन के केस और लूजी कंप्रेशन में क्या होता है कि जो रिडंडेंट बिट होती है या आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। देखिए ये आपकी तीन सर्विसेज है और तीनों सर्विसेज कहां पर डिफाइन की गई है, कौन सी लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर से इंफॉर्मेशन अब हमारी आपकी कौन सी लेयर में आती है, सेशन लेयर। सेशन लेयर की बात करें तो लेयर नंबर आपकी क्या होती है, 5। देखो समझो, देखिए अगली जो लेयर आपकी यहां पर काम में ली गई है, लेयर नंबर आपकी 5। और लेयर नंबर जो 5 आपकी यहां पर काम में ली गई है, अब यहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी नेक्स्ट लेयर में आ गई है। तो यहां पर देखो, इसमें आपको याद रखना है कि यहां इस लेयर में तो एप्लीकेशन लेयर से हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन लेयर में हुई, और प्रेजेंटेशन लेयर से आपकी इंफॉर्मेशन कहां पर आ गई है, सेशन लेयर। तो अभी तक हम कहते हैं कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन थी, तो यहां पर भी आपकी कोई भी जानकारी थी वो मैसेज थी, यहां पर भी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट मैसेज है और यहां पर भी आपका क्या है, मैसेज है। इन लेयर का मेन आपका पार्ट था, इसमें हम कहते हैं कि मेन क्या था, यूजर एक्सेस। इसका मेन काम जो है वो आपका सिंटैक्स और आपका क्या है, सेमेंटिक्स। अब यहां पर हम बात करेंगे सेशन। दो डिवाइस के मध्य स्थापित होने वाले कनेक्शन को क्या कहा जाता है, सेशन। तो हम कहते हैं कि सेशन का क्या करना, एस्टेब्लिशमेंट।
और कनेक्शन आपका लास्ट में क्या कर देना, टर्मिनेट। तो याद रखना कि कम्युनिकेशन जब भी होता है, तो याद रखना कि आप जब भी दो डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो उनके बीच में कनेक्शन स्थापित होता है। दो डिवाइस के मध्य स्थापित होने वाले कनेक्शन को क्या कहा जाता है, सेशन कहा जाता है। तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से कौन सी लेयर को दी गई है, कौन सी लेयर, सेशन लेयर। ठीक है, तो पहले लिखो सेशन लेयर का मतलब, लिखिए सेशन लेयर। यह लेयर, यह लेयर विभिन्न एप्लीकेशन के मध्य, यह लेयर विभिन्न एप्लीकेशन के मध्य विभिन्न एप्लीकेशन के मध्य कनेक्शन को कनेक्शन को कनेक्शन को स्थापित कनेक्शन को स्थापित स्थापित कॉमा टर्मिनेट स्थापित कॉमा प्रबंधन मैनेज मैनेज तथा टर्मिनेट खत्म टर्मिनेट करती है टर्मिनेट करती है। तो ये तो यहाँ पे कनेक्शन स्थापित करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करने का कार्य कौन सा होता है, एप्लीकेशन। अब यहाँ पर इसके देखो कार्य में आपका पहला जो कार्य होता है जिसका नाम क्या होता है, डायलॉग कंट्रोलर। हम कहते हैं सेशन लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन के मध्य डायलॉग कंट्रोलर के रूप में कार्य करती है। मतलब ये लेयर डिफाइन करती है कि उन दोनों के बीच में होने वाला कनेक्शन कैसा होगा। ये कनेक्शन आइदर हाफ डुप्लेक्स होगा या फिर कैसा होगा, फुल डुप्लेक्स। ये डिफाइन कौन सी लेयर के द्वारा किया जाता है, सेशन लेयर। तो लिखो डायलॉग कंट्रोल, कंट्रोल भी बोल सकते हैं, डायलॉग कंट्रोल या डायलॉग कंट्रोलर, ऐसा लिखो। सेशन लेयर, सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोलर, सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोलर की तरह कार्य करती है। डायलॉग कंट्रोलर की तरह कार्य करती है जो डायलॉग कंट्रोलर की तरह कार्य करती है जो दो प्रोसेस के मध्य दो प्रोसेस के मध्य दो प्रोसेस के मध्य एक डायलॉग को बनाती है, डायलॉग को क्रिएट करती है। तो हम कहते हैं कि एक तरीके से हम कहते हैं कि ये कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स होगा या फिर कौन सा डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स। ये डिफाइन करने का काम है कि उस कनेक्शन को परिभाषित करना कि ये कनेक्शन जो होगा हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। तो ये हमें यहां ध्यान रखना है। तो इसके बाद में इसी लेयर का अगला जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिंक्रोनाइजेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। आपके यहां पे डेटा कौन सी लेयर से आया, अपर लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से कौन सी, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से कौन सी, अब सेशन से कहां जाएगा, ट्रांसपोर्ट। लेकिन ट्रांसपोर्ट में जाने से पहले वेरीफाई तो कर लो कि मैसेज में किसी तरह की कोई एरर तो नहीं है। अगर आपने गलत मैसेज ट्रांसमिट किया तो टीसीपी कहेगा कि भाई तुम्हारे
मेरे पास में आई मैसेज कैसा था, गलत, तो मैं ट्रांसपोर्ट भी कैसा करूंगा, गलत। ठीक है भाई, हम कहते हैं ना कि भाई किसी चीज को आप, ठीक है, आप किसी चीज को कोरियर करने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि आगे जाके पता चले तो आइडेंटिफाई करना क्या है, मुश्किल है। इसलिए सेशन लेयर आपको मैसेज में चेक पॉइंट लगाने की अनुमति देता है। क्या हम कह रहे हैं कि सेशन लेयर अलाउज टू ऐड चेक पॉइंट। ठीक है, जगह जगह पे आप चेक पॉइंट लगा सकते हो, और चेक पॉइंट लगाने से आपका क्या होगा, अगर किसी तरह की त्रुटि आती है तो हमें एंटायर मैसेज को चेक नहीं करना, हमें केवल वहीं से मैसेज को चेक करना है जहां जिस जगह पर क्या आई है, गलती आई है। तो आपको हम कहते हैं यहां तक आया तो एकदम सही आया है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में अगर किसी तरह की एरर आती है तो मतलब उस चेक पॉइंट के बाद एरर है, तो उस चेक पॉइंट के बाद वाली एरर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। पूरे मैसेज को चेक करने की फिर कभी जरूरत नहीं होती। तो लिख लो इसमें सिंक्रोनाइजेशन। सेशन लेयर, सेशन लेयर, सेशन लेयर एक मैसेज को, सेशन लेयर एक मैसेज को, एक मैसेज को ट्रांसमिट करते समय, एक मैसेज को ट्रांसमिट करते समय कुछ चेक पॉइंट लगाने की, कुछ चेक पॉइंट लगाने की अनुमति देती है, कुछ चेक पॉइंट लगाने की अनुमति देती है, चेक पॉइंट लगाने की अनुमति देती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर, अगर ट्रांसमिशन के दौरान, अगर ट्रांसमिशन के दौरान, ट्रांसमिशन के दौरान कोई त्रुटि आती है, ट्रांसमिशन के दौरान कोई त्रुटि आती है, तो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन को उसी चेक पॉइंट से, उसी चेक पॉइंट से पुनः शुरू किया जाता है, पुनः शुरू किया जाता है, पुनः शुरू किया जाता है, पुनः शुरू किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कई बार हम क्या कहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को जनरली हमारे द्वारा नाम दिया जाता है सिंक्रोनाइजेशन एंड आपका कौन सा, रिकवरी। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। तो ये तो एग्जामिनर वो ले क्या, तो ये तो यहां पर इसमें सिंक्रोनाइजेशन और रिकवरी के नाम से जाना जाता है। अब देखो वैसे ही रेफरेंस, हाँ हाँ, वैसे ही रेफरेंस मॉडल के संदर्भ में जब भी बोला जाए, तो ऐसे ही रेफरेंस संदर्भ में बोला जाए तो आपकी अपर लेयर, ये तीनों कौन सी लेयर मानी जाती है, अपर लेयर। और इन अपर लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, होस्ट की। और इन्हें कहां इंप्लीमेंट किया जाता है, सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन या प्रोसेस, कि उस प्रोसेस पर इंप्लीमेंट करने की बात होगी जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। तो ये जिसके माध्यम से आप लोग यहां पर वेब की किसी सर्विस को यूज कर रहे हैं।
ठीक है, अगर आप ओएसआई मॉडल की बात करेंगे तो तीनों के फंक्शंस को अलग अलग डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर जब आप यहां पर टीसीपी आईपी मॉडल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि ऑल द सर्विसेज ऑफ लेयर नंबर 765, ठीक है, आर कंबाइनली नॉन एज एप्लीकेशन लेयर। तो याद रखना, जब हम आगे एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो उस लेयर में आपके कंबाइन रूप से तीनों लेयर को हम कौन सी लेयर के नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। हम्म? ठीक है, प्रसाद है तुम्हारे लिए। आपके पास 1 घंटा है, 60 सवाल है। बातें नहीं करनी, बातें नहीं, बातें। इस शीट में जितने भी सवाल है एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। एक सवाल कंफर्म आएगा, इसमें से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक सवाल तो इस शीट में से कंफर्म आएगा। हम्म, बताऊंगा 23 तारीख को। बातें नहीं, बातें नहीं। एग्जैक्ट आपके पास 60 मिनट है, 1 मिनट में एक सवाल करना आपको। करवा देंगे तो। बातें नहीं, बातें नहीं। आज शाम को रिवीजन बैच का जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था फंडामेंटल का, उसका सॉल्यूशन है 9 बजे से। अब बातें नहीं बिल्कुल भी। पेपर ले जा, बालक ये।